Hello dear students, so today we are going to solve exercise 9.1. So let us see all the question one by one. So here the first question is which of the following shows direct variation. तो हमें यहाँ ये बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हमें डायरेक्ट वेरिएशन को बताता है, हाँ, या फिर जो डायरेक्ट वेरिएशन में है ये हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, बताना है। तो स्टूडेंट हमने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, व्हाट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जहाँ पे लेस का लेस से रिलेशन हो, हाँ, और जहाँ पे मोर का मोर से रिलेशन हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अब लेस से लेस का मतलब ये हो गया कि हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर दिए गए दो क्वांटिटीज में फर्स्ट क्वांटिटी जिस रेट से घटता है उसी रेट से अगर दूसरा क्वांटिटी भी लेस हो, कम हो, घटे, तो हम उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। और ऐसे ही जिस रेट से पहला क्वांटिटी आपका बढ़े उसी रेट से अगर दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, कम से कम का और अधिक से अधिक का जब रिलेशन दिया होगा तो हमेशा ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, है ना। तो जब यहाँ स्टेटमेंट दिया है तो हमें ये स्टेटमेंट रीड करना है और फिर समझना है कि यहाँ पे रिलेशन कैसा है, लेस का लेस से आ रहा है या मोर का मोर से। अगर लेस का लेस से और मोर का मोर से रिलेशन आएगा तो तुरंत हम उसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, हाइट ऑफ अ चाइल्ड x एंड हिज वेट y। अब देख लीजिए, एक चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसका हाइट दे रखा है x और उसका वेट दे रखा है y। तो एज ही ग्रोज, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, हाँ, उस बच्चे का जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, उसके हाइट के साथ उसका वेट भी इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए पहले छोटा बच्चा है तो उसका वेट कम होगा, हाँ, अब उसका हाइट बढ़ गया तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा, अधिक होगा। यानी जिस रेट से इसका हाइट बढ़ेगा उसी रेट से इसका वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यानी इसका मतलब यहाँ मोर से मोर का रिलेशन दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। तो इट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट सोज डायरेक्ट वेरिएशन, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट वेरिएशन बता रहा है। ऐसे सेकेंड देख लें, यहाँ दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड x एंड टाइम टेकन y। यानी मान लीजिए किसी कार के द्वारा डिस्टेंस x कवर किया जा रहा है और उसको x डिस्टेंस कवर करने में y टाइम लगता है। तो इफ़ अ कार इज नॉट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से यानी एक समान स्पीड से नहीं चलती है तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा या इन्वर्स वेरिएशन होगा, ये हमें बताना है। तो क्लियर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये ध्यान में रखना है कि जो स्पीड दे रखा वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कभी स्पीड कम होगा तो कभी स्पीड अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इसका स्पीड कम या अधिक होगा तो वैसे डिस्टेंस भी कम या अधिक कवर होगा। यानी डिस्टेंस अधिक कवर होगा तो कभी टाइम आपका कम लगेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए स्पीड अगर बढ़ गया, हाँ, स्पीड बढ़ गया तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब ज़्यादा का कम से रिलेशन आ गया, न कि लेस से लेस का और मोर का मोर से रिलेशन आया। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, इसे हम डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं मानेंगे, इसे आप कट कर दीजिए। क्योंकि आपको पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा डायरेक्ट में है, तो पहला डायरेक्ट हो गया, यह डायरेक्ट में नहीं है, इसे कट कर देंगे। फिर दिया वेगेज ऑफ वर्कर्स x एंड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क y। तो कह रहा है कि मज़दूरों का जो मज़दूरी है, हाँ, मान लीजिए x मज़दूर हैं तो उनका मज़दूरी उनके वर्क के घंटे के आधार पर, जैसे जैसे उनका आवर्स बढ़ेगा वैसे उनका मज़दूरी भी बढ़ेगा। यानी वो ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो मज़दूरी भी ज़्यादा मिलेगा, कम घंटे काम करेंगे तो मज़दूरी भी कम हो गया। यानी ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो मज़दूरी ज़्यादा हो गया,
कम घंटे काम करेंगे तो कम मजदूरी हो गया, यानी लेस से लेस का और मोर का मोर से रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब ये भी, यानी सी वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो इन डायरेक्ट वेरिएशन, यानी ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है ना। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब डी देख लेते हैं। यहाँ दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट यक्स, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट यक्स दिया है एंड द फीस पेड बाय देम, और उनके द्वारा जो फीस दिया जा रहा है वो मान लीजिए वाई है। तो ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो उनका फीस मान लीजिए 200 रुपये आ रहा है। तो मान लीजिए बच्चे 20 हो गए तो उनका फीस कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। मतलब कम बच्चे पे फीस कम आएगा और ज़्यादा बच्चों पे फीस ज़्यादा आएगा, यानी कम का कम से और अधिक का अधिक से रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब ए भी, यानी डी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। फिर ऐसे नंबर ऑफ रेनी डेज यक्स एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन दोज डेज, यानी मान लीजिए रेनी डेज यानी बारिश होने वालों दिनों की संख्या, कितने दिन बारिश हो रहे हैं वो एक्स है, और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हाँ 2 डेज, और इन दिनों जो बारिश हो रही है उसकी मात्रा कितनी है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ डेज अगर अधिक है तो रेनफॉल कितना होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कम दिनों में ज़्यादा बारिश और ज़्यादा दिनों में कम बारिश हो सकती है, ये फिक्स नहीं होता। यानी बारिश अगर तेज़ होगी तो कम दिनों में ज़्यादा बारिश हो जाएगा, अगर बारिश धीमे धीमे होगी तो ज़्यादा दिन लगेंगे, बारिश कम होगा। तो इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट में नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से आपको ए, सी और डी केवल 3 ही डायरेक्ट वेरिएशन में मिले हैं। हाँ, तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट डायरेक्ट में है और कौन सा डायरेक्ट में नहीं है। तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे, लेस का लेस से और मोर का मोर से रिलेशन होगा तो डायरेक्ट होगा, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सॉल्व कर लेंगे है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स इन डायरेक्ट वेरिएशन विद वाई। कह रहे ये जो टेबल दिए हैं इसमें आपको बताना यक्स वाई के साथ, यक्स और वाई के देखिए 2 क्वांटिटी दिया है, यक्स और वाई दोनों का वैल्यू यहाँ दे रखा है। तो कह रहा कि अब बताइए ए और बी, ये 2 ऑप्शन मान लेते हैं हमारे पास। तो कह रहा इनमें से कौन सा रिलेशन एक्स और वाई का है कि जिसमें ये एक दूसरे से डायरेक्ट वेरिएशन में रिलेट करते हैं, यानी एक दूसरे से डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना, अगर दिए गए यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे तो हमने आपको बताया था इसका रिलेशन इस तरह से होता है, x1 अपान y1 इक्वल टू x2 अपान y2 इक्वल टू x3 अपान y3, इस तरह से ये रिलेशन चलता है। मतलब इन दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी हर केस में सेम आता है। जैसे ये x और y दोनों के वैल्यूज़ दिए हैं तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसके, यानी सभी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। x और y का जो रेशियो आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अगर सभी का रेशियो एक दूसरे के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे ये डायरेक्ट में है, अदरवाइज ये डायरेक्ट में नहीं होगा। जैसे अब मान लेते हैं x और y का जो हमारा पहला वैल्यू है 5/15 है, तो ये दोनों अगर हम डिवाइड करें 5 1 5 5 3 15 यानी 1/3 आया है ना। ऐसे अगर हम सेकेंड देख लें 8/24 है, तो यह 8 1 8 8 3 24 यानी ये भी 1/3 के इक्वल आ गया। ऐसे सेकेंड जो हमारा थर्ड जो क्वांटिटी दिया दोनों का 9 और 27, तो ये 9 1 9 9 3 27 1/3 ये भी आया। नेक्स्ट है 11/33, तो 11 1 11 11 3 33 यानी 1/3 ये भी आ गया है ना। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो x और y के सभी क्वांटिटीज़ दिए हैं वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सभी का वैल्यू 1/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, x और y का जो वैल्यू हर केस में आ रहा है वो 1/3 के इक्वल आ रहा है ना। किसके इक्वल आ रहा है, 1/3 के इक्वल आ रहा है, हर केस में कांस्टेंट आया। तो इसका मतलब ये x और y की क्वांटिटीज़ दिए हैं सभी, दीज आर इन
डायरेक्ट वेरिएशन, यानी सबके सब डायरेक्ट वेरिएशन में है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं बिकॉज x एंड y आर इक्वल, या फिर हम लिख सकते हैं द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू या रेशियो, है ना। x एंड y या द रेशियो ऑफ, सॉरी लिख सकते हैं बिकॉज द रेशियो ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1/3, यानी x और y के जो रेशियोज हैं वो 1/3 के इक्वल आ रहे हैं हर एक केस में। तो हम लिख देंगे सो द गिवन वेरिएशन, और या फिर हम ये कह सकते हैं x और y जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम लिख देंगे सो x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, हाँ और इन डायरेक्ट वेरिएशन, यानी यहाँ पे जो दिए गए x और y के वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दिए गए क्वांटिटीज़ को या रेशियो को पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट में है या नहीं है। तो इस तरह से आप सभी को चेक कर लेंगे सभी रेशियो को। अगर सभी रेशियो इक्वल आएगा तो वो डायरेक्ट होगा। मान लीजिए ये सभी इक्वल आ रहा है कि, और इसमें से मान लीजिए 5.7 आ गया, एक इक्वल नहीं आया, तो ये सभी इक्वल आया लेकिन ये नहीं आया ना, तो इसका मतलब x और y का जो रेशियो है हमेशा एक ही के इक्वल नहीं है, एक दूसरा वैल्यू भी आ गया। इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज होगा फिर वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर इक्वल आएगा तो आप डायरेक्ट बताएंगे, अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम बताएंगे x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ सेकेंड यू विल डू योर सेल्फ। तो सेकेंड का बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। Okay students, so now let us solve question number 3rd. So here you are given complete the following tables assuming that x is in direct variation with y. कह रहा है ये जो टेबल है इसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए मिसिंग वैल्यूज दिए हैं, यानी हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करके इस टेबल कंप्लीट करना है। कह रहा है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो x और y दो क्वांटिटी दिए हैं, x और y जो दो क्वांटिटी दिया है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट वेरिएशन में रिलेट करते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हमें यहाँ जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करना। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको सेकेंड क्वेश्चन में बताया कि यदि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दोनों का यानी x और y का जो रेशियो होता है हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है कि नहीं। तो बस जब यहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हमें इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। तो ये दोनों क्वांटिटी दे रखा है, इसमें हमें मिसिंग नंबर लाना है। तो यह डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट केस में यहाँ लिख सकते हैं 60/4 इक्वल टू x1/8। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में है तो दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये 4 का मल्टीप्लाई x1 में होगा और 60 का मल्टीप्लाई 8 में होगा। तो इस तरह से x1 इक्वल टू आएगा 60 × 8/4। तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x1 इक्वल टू आ गया 62 जा 120, यानी पहला जो x1 का वैल्यू आ गया वो 120 आ गया, है ना। ऐसे अब हमें मान लीजिए ये वैल्यू निकालना है तो इसी को हम इसके भी इक्वल रख सकते हैं, या फिर चाहे इसको भी आप इसके इक्वल रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x और y डायरेक्टली वेरिएशन में है। जब डायरेक्टली वेरिएशन में है तो सभी का रेशियो एक दूसरे के इक्वल ही आएगा। हाँ, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 60/4 इक्वल टू x2/15। तो फिर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 × x2 इक्वल टू आएगा 60 × 15। तो x2 इक्वल टू आ गया 60 × 15/4। ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी x2 इक्वल टू आएगा 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 225, यानी x2 इसके स्थान पे आ जाएगा, हाँ 225। तो इस तरह से हमने सेकेंड x का वैल्यू फाइंड कर लिया। ऐसे आपको x3 का वैल्यू लाना है तो हम फिर से इसको हम
इसके इक्वल रख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसके इक्वल रखें या इसके किसी के भी इक्वल रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं एंड 60/4 इक्वल टू फिर हो जाएगा x3/20। तो फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4 इंटू x3 इक्वल टू होगा 60 इंटू 20। तो x3 इक्वल टू आ गया 60 इंटू 20/4। हाँ 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 6 जा 30 यानी 300 आ गया। कितना आ गया 300 आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक ऐसे अब ये x का वैल्यू लाना है तो इसको भी हम इसके इक्वल रख लेंगे जैसे हमने इन तीनों केस में बताया। तो फिर x4 भी आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर दिए गए जो क्वांटिटीज है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है तो हम दो रेशियो को एक दूसरे के इक्वल रख करके मिसिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप ऐसे ही थर्ड का बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू कैन डू योर सेल्फ। थैंक यू। Okay, now let us see question number 4. So here you are given Vicky bought 50 notebooks for rupees 240. कहा गया कि विक्की 15 नोटबुक्स 240 रुपये का खरीदा। तो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन ही बाई फॉर 160 रुपीज। तो कह रहा अगर उसके पास 160 रुपये हो तो इतने में वो कितना नोटबुक खरीद सकता है। तो हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं ये डायरेक्टली वेरिएशन में है या नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिए पहले 15 नोटबुक का कॉस्ट दिया है 240 रुपये, यानी 240 रुपये यहाँ कॉस्ट दिया है। अब यहाँ पे कह रहा अगर हमारे पास 160 रुपये हो तो हम इतने रुपए में यही नोटबुक कितने नोटबुक खरीद पाएंगे, यही ना। तो ध्यान दीजिए पहले हमारे पास 240 रुपये थे तो हम 240 रुपये में 15 नोटबुक खरीद रहे थे। अब कितना है 160, पहले कितना था 240, यानी पहले रुपए अधिक है, यानी रुपए अधिक है तो हम नंबर ऑफ नोटबुक भी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। अब रुपए कम हो गए तो नंबर ऑफ नोटबुक भी कम हो जाएगा, है कि नहीं। यानी अधिक का अधिक से और कम का कम से रिलेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। जब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो ऐसे आप एक टेबल बना लेंगे जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बनाया है। तो ऐसे आप टेबल यहाँ प्रिपेयर कर लेंगे। पहले हम लिख देंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स और यहाँ रहेगा कॉस्ट या टोटल कॉस्ट हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ ये मान लीजिए कॉस्ट है टोटल। तो ध्यान दीजिए पहले हम कितने नोटबुक खरीद रहे थे 15, तो कितना कॉस्ट पड़ा है 240 रुपये। अब कह रहा कि अगर हमारे पास 160 रुपये हो तो इतने में हम कितने नोटबुक खरीद पाएंगे, मान लेते हैं यक्स। तो अब हमने बताया पहले कितने रुपए थे 240 रुपये, तो हम 15 नोटबुक खरीद पाए। अब कितने रुपए 160, तो नंबर ऑफ नोटबुक क्लियर है कि कम हो जाएगा, यानी पहले पैसा अधिक है तो नंबर ऑफ नोटबुक अधिक है। अब जब ये पैसा कम हो गया तो नंबर ऑफ नोटबुक भी क्या होगा कम हो जाएगा, यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। जब ये डायरेक्ट में है तो हमने बताया था कि दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रख करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी 15/240 इक्वल टू हो जाएगा x/160, यानी x/160। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 240 इंटू एक्स इक्वल टू आएगा 15 इंटू 160। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 160/240। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये हो गया। और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 5 2 जा 10, कितना आ गया 10, यानी 5 2 जा 2, 5 और 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 2 जा 10, यानी x का वैल्यू 10 आ गया। यानी 160 रुपये में हम 10 नोटबुक खरीद पाएंगे। तो बहुत ही आसान है, इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे दिया है आरुषि टेक्स 130 मिनट्स टू वॉक और डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स। कह रहा आरुषि को 110 मीटर का डिस्टेंस
कवर करने में 130 मिनट का टाइम लगता है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मिनट और नंबर ऑफ मीटर दिया है। तो अगर हम यहाँ लिख लें या टाइम यूँ कह लें, हाँ टाइम मान लेते हैं, टाइम दिया है इन मिनट यानी मिनट में, फिर उसके बाद डिस्टेंस वो दे रखा है हाँ मीटर में, इन मीटर। तो पहले टाइम कितना लग रहा है 130 मिनट, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 110 मीटर। फिर कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल सी टेक टू वॉक और डिस्टेंस ऑफ 275 मीटर। तो अगर उसको 275 मीटर ये डिस्टेंस है तो इसी कॉलम में लिखेंगे अगर कह रहा है कि अगर उसे 275 मीटर का डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना टाइम लगेगा, यानी मिनट में हमें टाइम बताना, मान लेंगे यक्स है, हाँ यक्स मिनट टाइम लगेगा। अब ध्यान दीजिए कि पहले डिस्टेंस कितना था 110, अब कितना डिस्टेंस है 275, यानी पहले डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा, अब डिस्टेंस अधिक हो गया तो टाइम भी अधिक हो जाएगा। यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। जब डायरेक्ट में है तो हम दोनों का रेशियो इस तरह से एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 130/110 इक्वल टू x अपॉन 275। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 110 इंटू एक्स इक्वल टू आएगा 130 इंटू 275। तो x इक्वल टू कितना आएगा 130 इंटू 275 बाई 110, 0 से 0 कैंसिल, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 टू जा 22, 5 बचेगा, 11 5 जा 55। तो यहाँ आ रहा 13 इंटू 25, यही बच रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 5 जा 65, कैरी 6 आ गया, और 13 2 जा 26, 26 में 6 ऐड कर लेंगे तो 32, यानी 325 मिनट टाइम आ गया। यानी अगर वो 275 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो 325 मिनट टाइम लगेगा, दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट अगेन यू कैन आस्क। तो सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू or clear your doubts. Thank you.